Recording in progress. आज हम लोग देखने जा रहे हैं कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। इशिका, देखो जितने भी सेल्स होते हैं सभी में रेडॉक्स रिएक्शन होती है, और इसमें हमें मालूम है रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जो केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? स्पॉन्टेनियस होती है। कौन सी होती है? अब हम देखने जा रहे हैं कमर्शियल सेल्स। तो कमर्शियल सेल में सबसे पहले देखने जा रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है? इसमें लेड के इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं दोनों तरफ ही, ठीक है। तो देखिए, हमने एनोड बनाया लेड का, और हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया एज अ इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये लेड का क्या बना देगा? लेड सल्फेट बना देगा। और यहां पर क्या रखना है? लेड ऑक्साइड और लेड सल्फेट। तो बस इतनी चीज को याद कर लो। याद क्या करना है बेटा? PbSO4 इधर भी है, PbSO4 इधर भी है, H2SO4 एज इलेक्ट्रोलाइट आपको यूज करनी है। बस यहाँ Pb है तो यहाँ PbO2 कर देना, Pb+4 वाली स्टेट में रहेगा यहाँ पर। आ गया समझ में? समझ में आ गया भाई? ठीक। अब देखें भाई, यहाँ पर सेल रिएक्शन क्या बनती है। तो एनोड से Pb से क्या बन रहा है? PbSO4। और कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ जोड़ दिए। अब SO4 भी तो आ रहा है, तो रिएक्टेंट साइड SO4-2 भी रखना पड़ेगा हमें। कैथोड पर क्या हो रहा है? PbO2 से क्या बन रहा है? PbSO4। तो फिर से हमें SO4 चाहिए, तो SO4 हमने ले लिया भाई। अब एक चीज सोचो यहाँ पर कि ये 2 SO4 कहां से आ रहे हैं? तो H2SO4 से आ रहे होंगे। तो 2 SO4 के लिए हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो हमने 4 हाइड्रोजन लगाया, 4H+ लगाया यहाँ से। तो ये 4 हाइड्रोजन का बाद में क्या होगा? यहाँ पर जो 2 ऑक्सीजन है, इन 2 ऑक्सीजन को 4 हाइड्रोजन पकड़ के क्या बनाते हैं? 2H2O बनाते हैं। क्लियर है? अब ओवरऑल रिएक्शन को लिखो, Pb + PbO2 + 2H2SO4। SO4 और H+ को एक साथ लिख लिया, तो 2H2SO4 gives 2PbSO4 + 2H2O। ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन बन गई है। और ये रिएक्शन होती है बाय डिस्चार्जिंग, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। साथ में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और डिस्चार्जिंग में इसी रिएक्शन को जस्ट उल्टा लिख लेना, 2PbSO4 + 2H2O gives Pb + PbO2 + 2H2SO4। और ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ बेटा, नीचे जो लिखी है वो चार्जिंग हो रही है, ऊपर वाली जो है वो डिस्चार्जिंग में यूज कर रहा है। समझ में आ गया? अब ये होता है नेक्स्ट आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है? तो जैसे आपके घड़ी के सेल होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? ड्राई सेल कहते हैं। उनके अंदर कोई भी केमिकल वगैरह को अपन नहीं डालते, ठीक है। तो जैसे हमने जिंक का बनाया, तो जिंक का इलेक्ट्रोड Zn+2, और कैथोड में MnO2 डाला हमने, जो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सेल रिएक्शन Zn से Zn+2, MnO2 से बेसिक मैग्नीज ऑक्साइड। जब OH इसमें लगा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे बेसिक, और ये क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को काटा, बीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सेल रिएक्शन आपको मिल गई। बनता कैसे है? इस सेल में देखिए, ये मेटल कैप ऊपर लगा रहता है, ग्रेफाइट की रॉड बीच में जाती है। चाहे तो खोलकर भी देख सकते हैं, एक आध घड़ी का सेल 5 रुपए का ही आता है, ठीक है। अब ऊपर जो भी आपका लेवल वगैरह लगा हुआ है, आप जब उसे हटाओगे तो नीचे एक मेटल कंटेनर यानी जिंक का, यहां पर आपको ये कंटेनर नजर आएगा जिसे हम बोलेंगे एनोड। ये आपको यहां पर नजर आएगा, ठीक है भाई। और यहां पर बाकायदा आपका एक कंपार्टमेंट होगा जो एक बोर्ड से सेपरेट होगा, और इसके अंदर MnO2 और कार्बन पाउडर को आप डाल देते हो, साथ में NH4Cl और ZnCl2 को आप यहां पर डालते हो, ठीक है। और ये आपका सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ग्रेफाइट की जो रॉड है जिसका की कैथोड बना हुआ है, वो एनोड से डायरेक्टली टच में नहीं होना चाहिए। एनोड किसका है? तो ये जिंक का है। किसका है? ठीक है। तो ये दूसरा सेल हो गया। तीसरा सेल होता है फ्यूल रिएक्शन। फ्यूल रिएक्शन में हम फ्यूल करते हैं यहां पर यूज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में हम डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर
हम इस रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, H2 प्लस हाफ O2 को लेकर H2O बना रहे हैं और साथ में एनर्जी निकल रही है। ठीक है, ये सेल कहाँ यूज हुआ था, ये यूज हुआ था आपका सैटेलाइट्स वगैरह, यानी आप जो रॉकेट्स लेकर जाते हो मिशन में, अपोलो में इसका यूज हुआ था। और ये काफी महंगा पड़ता है। महंगा क्यों पड़ता है ये, क्योंकि इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट वगैरह को डाला जाता है। इसका फायदा क्या है, फायदा ये होता है कि यहां से बाय प्रोडक्ट आपको वाटर मिलता है, जो कि आपके लिए यूजफुल होता है जब आप मिशन पर जाते हो। ठीक है, तो वहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। इसमें कुछ एक ड्रॉबैक्स भी है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप डायरेक्टली एक साथ नहीं रख सकते हो, इनकी हैंडलिंग बहुत अलग तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि आपका इसका मिक्सचर जो रहता है वो एक्सप्लोसिव होता है। हाइड्रोजन गैस को यहां से डालते हैं, पोरस ग्रेफाइट को हम एज इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जो कि लोडेड होता है प्लेटिनम से या पैलेडियम कैटलिस्ट से, और बीच में सॉल्यूशन डालते हैं NaOH या KOH का सॉल्यूशन डालते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है, तो वही ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन का और रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का, और H2O का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन कैसे होगी, H2 के पास में 2OH नेगेटिव आएंगे और ये 2H2O का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर यहां से हाफ O2 जाएगी, ये एक H2O के एक मॉलिक्यूल के साथ में आपका ये हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन जाके लगेगी और 2OH नेगेटिव बना दी। अब जो कॉमन चीजें काट दो तो आपको यही रिएक्शन मिल जाती है। ठीक है, Recording in progress. तो अब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस को। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थोड़े से पार्ट को हमें यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। देखो, वह सेल जिसमें हम क्या करते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। देखो, अभी तक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या था, उसमें ये था कि हम एक रेडॉक्स रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस थी, स्पॉन्टेनियस यानी जो अपने आप होती थी, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते थे। पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम उल्टा एक रेडॉक्स रिएक्शन करा रहे हैं। और कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो अपने आप नहीं होती है, जिसे करने के लिए आपको एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, और यहां ड्राइविंग फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिसिटी। तो द सेल इन विच अ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन अकर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे पर जब एक रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होती है, जिस सेल के अंदर ये होती है उस सेल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, और उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस दो चीजों से ये वर्ड बना है, एक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस मतलब लाइसिस से आया, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो हम किसी केमिकल कंपाउंड को जो अपने आप नहीं टूट रहा है उसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम तोड़ रहे हैं और कोई दूसरे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम क्या करा रहे हैं बेटा, एक केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन करा रहे हैं, जो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब इसमें भी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, कोई भी एक आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लोगे तो या तो उसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा या उसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा। अगर सेम इलेक्ट्रोलिसिस आप इनर्ट इलेक्ट्रोड में की प्रेजेंस में कराते हो और वही इलेक्ट्रोलिसिस एक्टिव इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में कराते हो, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है अभी अपन देखते हैं। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, तो प्लेटिनम, ग्रेफाइट, पैलेडियम, सीजियम एंड रूबिडियम, ये आपके पांच जो रहते हैं, ये पांच इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। ऑस्मियम है, सॉरी सीजियम बोल दिया क्या मैंने, अच्छा ऑस्मियम, ठीक है। और यहां पर आपका ये पैलेडियम है, रूबिडियम है, ग्रेफाइट और प्लेटिनम है। और एक्टिव इलेक्ट्रोड तो बाकी सारे जितने भी इलेक्ट्रोड्स होंगे वो सब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे। क्या होंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे। अब देखिए, हमने एक मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराया। मोल्टेन NaCl मतलब देखो, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए उसके आयंस का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, आयंस। और आयंस दो तरीके से बनते हैं, या तो पानी के अंदर बना लो उसके सॉल्यूशन में, या फिर आप उसे क्या कर दो, हीट कर दो। हीट कर दोगे तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, मेल्ट।
तो मॉल्टन स्टेट में भी आपके आयंस प्रोड्यूस होते हैं। अब जैसे हमने NaCl लिया और उसे हमने मेल्ट किया और उसे मेल्ट रखना भी हमें, तो हमने जिस कंटेनर में लिया, जिस क्रूसिबल में हमने से लिया, उसे हमने हीट किया और इसे कहां तक हीट किया, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, और लगातार उस टेम्परेचर पर हमें रखना भी है। और उस टाइम पर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Na पॉजिटिव में टूट गया और Cl नेगेटिव में टूट गया। पॉजिटिव जो रहेगा वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की तरफ, और नेगेटिव किसकी ओर जाएगा, एनोड की तरफ। मैंने आपसे ये कहा था कि कैटाइन कहां जाता है, कैथोड की ओर। कैथोड क्या होता है, जिसकी ओर कैटाइन जाता है। तो Na पॉजिटिव कैथोड की ओर जाएगा और Cl नेगेटिव एनोड की ओर जाएगा। काहे के लिए, डिस्चार्ज होने के लिए। कैसे डिस्चार्ज होंगे, तो Na पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये कैसे डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम का एटम बनाएगा जो कैथोड के ऊपर जाकर चिपक जाएगा। तो मेटल्स हमेशा कहां डिस्चार्ज होते हैं, कैथोड पर, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। और नॉन मेटल्स कहां डिस्चार्ज होते हैं, एनोड पर डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है। और एनोड पर हमेशा गैसेस मिलती हैं। क्या मिलती हैं, सिर्फ एक गैस कैथोड पर मिलती है, वो होती है हाइड्रोजन गैस। शर्मा जी मैंने क्या कहा, कैथोड पर एक ही गैस मिलती है जो होती है कौन, हाइड्रोजन। वरना सारी गैसेस कहां मिलती हैं, एनोड पर मिलती हैं। कहां मिलती हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां रिएक्शन क्या हुई है, तो मैंने बताया सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम एटम बना, तो आपने देखा इसका रिडक्शन हुआ है। तो ये रिडक्शन कहां हो रहा है, कैथोड पर। और एनोड पर क्या हो रहा है, दो Cl नेगेटिव जा रहे हैं, ये अपने अंदर से दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और यहां Cl2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे, और ये चीज कहां होगी, एनोड पर। और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब हमने 2 क्यों लगाया, 2 इसलिए लगाया कि मेरे भाई यहां पर Cl की मॉलिक्यूलर फॉर्म Cl2 होती है। क्या होती है, Cl2 होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म, इसलिए दो करना पड़े। अब इसे दो किया तो यहां इलेक्ट्रॉन दो आए और यहां इलेक्ट्रॉन एक था, तो अब इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए क्रिस क्रॉस यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर कर देंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन और नीचे कर देंगे 1 का, और ओवरऑल रिएक्शन को लिख देंगे इलेक्ट्रॉन्स को काट के। तो 2Na प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स 2Na प्लस Cl2, और Cl2 येलोइश ग्रीन गैस है जो कहां मिल रही है, एनोड पर, और सोडियम कहां इकट्ठा हो रहा है, कैथोड पर। हमने एक्वस NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिया, और देखो यहां पर जो भी इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो हम कौन से यूज कर रहे हैं, इनर्ट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, इनर्ट, याद रखिएगा। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस लेते हैं हम किसका, NaCl का। कौन सा, एक्वस। एक्वस यानी पानी में डाल के। और जैसे ही आपने पानी में डाला तो यहां पर देखो पानी भी टूटेगा H प्लस और OH नेगेटिव में, और NaCl भी टूट रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये दोनों ही टूट रहे हैं। अब जब दोनों टूट रहे हैं तो दो पॉजिटिव आयन बने और दो नेगेटिव आयन बने। तो जब दो दो आयन होते हैं सेम टाइप के, तो यहाँ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होता है। क्या होता है, और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज में क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा डिस्चार्ज कौन होगा, जो नीचे होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो जैसे सोडियम, हमने पूरा निमोनिक निमोनिक याद किया था, यहाँ पर लेके बांसुरी ना सोडियम आया, और हम गाय चापा चापा में H आया हाइड्रोजन। तो कौन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है, तो हाइड्रोजन डिस्चार्ज होगा, और कहां पर होगा, कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। कैसे होगा, H प्लस से H बनेगा और दो H मिलकर H2 बनाएंगे। तो कुल मिलाकर दो H प्लस से आपको क्या करना है, दो H प्लस को दो इलेक्ट्रॉन देना है, तब जाकर H2 गैस का फॉर्मेशन होगा। कहां पर, कैथोड पर। एनोड पर क्या होगा, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन डिस्चार्ज होगा, तो ये है इसकी लिस्ट। ठीक है भाई, जो भी आपका नीचे रहता है, जो भी आपका नीचे रहता है वो पहले डिस्चार्ज होता है। ठीक है, ये वाली लिस्ट देखिएगा। तो OH नीचे है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तुरंत डिस्चार्ज हो जाएगा, और Cl इसके ऊपर है, Cl इसके ऊपर है। तो देखो 2Cl नेगेटिव गया और इसने क्या बनाया, Cl2। दोनों जगह दो दो इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, काट कर आपने यहां पर सेल रिएक्शन लिख ली। हाँ, हाँ, तो डिस्चार्ज ये है, सॉरी, सही सही वाली ये है।
ठीक है, ये गलत लिखिए, ये वाली है सही। तो इसमें देखिए OH कहां पर है, ये है OH और ये है आपका Cl। ठीक है, अब यहां कौन कौन रह गया, तो आपने देखा यहां से H और यहां से कौन डिस्चार्ज हुआ है, Cl। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन रह गया, Na+ और OH नेगेटिव, यानी सॉल्यूशन कैसा हो गया, एल्कलाइन। इसका पीएच कैसा होगा, 7 से ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो कैथोड पर कौन डिस्चार्ज होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, नीचे वाले का ज्यादा होता है। इसका रीजन आपको मालूम चल गया, भाई Na+ क्यों डिस्चार्ज नहीं हुआ, H+ क्यों डिस्चार्ज हुआ, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। कॉमन सेंस से भी कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए भाई कौन डिस्चार्ज होगा, तो आप क्या बोलोगे, वहां कैथोड पर क्या होना है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, और एनोड पर किसे डिस्चार्ज होना है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। ठीक है, तो वो जाकर डिस्चार्ज होगा। और एक बात, डिस्चार्ज के ऊपर एक और चीज याद रखना, अगर किसी का कंसंट्रेशन हाई है, क्या हाई है, तो फिर हमें डिस्चार्ज पोटेंशियल से मतलब नहीं होता है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर शेर और कुत्ता लड़ेगा तो कौन जीतेगा, शेर। पर एक शेर रख दो और 1000 कुत्ते रख दो तो कौन जीतेगा, कुत्ते जीतेंगे भाई। तो कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा वो जाकर डिस्चार्ज होगा। अगर कंसंट्रेशन मेंशन कर रखा है और कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो डिस्चार्ज होगा, फिर वो ये रिडक्शन पोटेंशियल या सीरीज को नहीं देखेगा। ठीक है, और तीसरी बात, इलेक्ट्रोड भी डिस्चार्ज होने में, इनर्ट इलेक्ट्रोड है या एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, चलो, आप जैसे सपोज करो इसी NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में हम NaCl बहुत सारा कर देते तो पानी बहुत कम करते, तो कौन डिस्चार्ज होता, तो Na डिस्चार्ज होता है और Cl डिस्चार्ज होता है, सोडियम और क्लोरीन गैस निकल रही है। ठीक है, मॉल्टिन इलेक्ट्रोलिसिस जैसा हो जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं किस चीज के बीच में डिफरेंस, जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि इसमें कलर होता है इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया जाता है। हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कराई। अभी जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं वो कौन सी करा रहे हैं बेटा, तो वो करा रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। कैसा, इनर्ट इलेक्ट्रोड में करा रहे हैं। यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन में कौन टूटा, Cu+2 और SO4-2। हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, Cu+2 कहां जाएगा, कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए। ठीक है, यहां भी देखिए दो चीजें होंगी, यहां पर आइंस कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो आपका क्या हो रहा है, आइंस किस किस के बन रहे हैं, तो सेम वही, पानी टूट रहा है और कॉपर सल्फेट टूट रहा है, तो दो आइंस हो गए, Cu+2 के और H+ का, दो कैटाइन हो गए, एक Cu+2 और एक है H+। कौन डिस्चार्ज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है, हम गाएं चापा चापा में कॉपर आता है, तो यहां कॉपर डिस्चार्ज होगा। SO4-2 और OH-1 में से कौन डिस्चार्ज होगा, तो बनी बात है OH-1 नीचे है, OH-1 यहां पर कैसा है भाई, ये देखो ये नीचे है, और SO4-2 कहां है, ऊपर है। ठीक है, तो देखें भाई, तो OH नेगेटिव यहां पर डिस्चार्ज होगा, तो Cu कैसे डिस्चार्ज होगा, दो इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर का एटम बनाएगा, कॉपर का क्या बनाएगा, एटम, और यहाँ 4OH नेगेटिव ये डिस्चार्ज होंगे, तो ये 2H2 का फॉर्मेशन करेंगे, O2 निकालेंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें, समझ में आ गई ये बात, नहीं आई है, 4OH नेगेटिव की बात समझ में आ गई है, कैसे नहीं आई है, तो फिर क्यों कह देते हो समझ में आ गई, ये OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, तो इसने क्या बनाया बेटा, H2O, और इसने क्या बनाया, H2O, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, O2, तो H2O बने दो
और क्या बना है, एक O2 निकला है। क्लियर है, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करें, तो हम करते ये हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं। 4OH नेगेटिव में 4 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, और अगर आपके ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां लग गए तो यहां पर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहां पर 2 और यहां पर 4 का कर दें, या उससे बढ़िया हम इसे क्या कर दें, काट दें। ऊपर हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, और जैसे ही आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को काट दिया, और 2 की पूरे इस रिएक्शन में पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, किसका, 2 का। तो 2Cu+2 प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स 2Cu प्लस 2H2O प्लस O2। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन मतलब जो चीज आपको दिख रही है, आपको मालूम होना चाहिए कॉपर के कितने कितने कलर होते हैं। कॉपर अगर मेटेलिक फॉर्म में होता है तो रेडिश ब्राउन, तांबे के बर्तन देखे होंगे, तांबे का तार देखा होगा, रेडिश ब्राउन। अगर +2 फॉर्म में है तो इसका ब्लू कलर रहता है, और अगर +1 फॉर्म में है तो इसका कैसा कलर रहता है, रेड। और कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, यानी इस पर कोरोजन होगा तो ये ब्लैक कलर की लेयर इसके ऊपर चढ़ जाती है। इतने कलर होते हैं। अब देखो हमने कॉपर सल्फेट को डाला, तो कॉपर सल्फेट Cu+2 फॉर्म में है कि नहीं है, तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू कलर। और धीमे धीमे कॉपर पूरे डिस्चार्ज होते जा रहे हैं, कैथोड पर जाकर लगते जा रहे हैं, और क्योंकि ये कैथोड पर जाकर लगते जा रहे हैं तो सॉल्यूशन में से Cu+2 का अमाउंट कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब ब्लू कलर क्या हो जाएगा, फेड। और कैथोड पर कौन डेपोजिट हो जाएगा, रेडिश ब्राउन सॉलिड, रेडिश ब्राउन मेटल डेपोजिट हो जाएगा कैथोड पर। तो ये इसके ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, अब हमने लिया किसे, एक्टिव इलेक्ट्रोड को। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ कराएंगे हम इसे। एक्टिव इलेक्ट्रोड में हमने कौन सा, देखो बेटा, हम कैथोड कैसा भी ले लें, चाहे इनर्ट ले लें चाहे एक्टिव ले लें, उससे मतलब नहीं होता है। मेन बात होती है एनोड। एनोड अगर आपने एक्टिव ले लिया तो वो रिएक्शन में बहुत फर्क डाल देगा। ठीक है, कैसे डालेगा जरा समझो। यहां पर Cu+2 तो वैसे ही जाकर डिस्चार्ज हुआ कैथोड के ऊपर। अब एनोड कैसा हो गया, एक्टिव इलेक्ट्रोड, और एक्टिव इलेक्ट्रोड कहता है कि मुझे होश है भाई। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तो बिल्कुल ऐसे ही मानो कि अगर हमने बैंक मैनेजर रख रखा है, तो कोई भी पैसा जमा करने आएगा वो सबसे पैसा जमा करेगा, चाहे भिखारी है चाहे रईस आदमी है, और जैसे जो पैसा मांगेगा उसे पैसा दे देगा, उसी पैसे को उठाकर दे देगा। ऐसे ही तो करता है। अब सोचो बैंक मैनेजर की जगह आपने किसी बहुत बड़े सेठ को, अनिल अंबानी को बिठा दिया वहां, तो वो क्या कहेगा, मैं नहीं लूंगा भिखारियों से पैसा। तो भैया ठीक है, नहीं लोगे तो जिन्हें पैसे चाहिए तो अपने पास से दो। तो ये कॉपर वही हो गया, यहां पर ये कॉपर क्या हो गया भाई, एक बहुत बड़ा सेट हो गया। इसने SO4 या OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया, और मना कर दिया तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, खुद इलेक्ट्रॉन देना पड़ेंगे। तो यहां से कॉपर का मेटल, भाई कॉपर की तो इलेक्ट्रोड दिया है, यही मेटल अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो ये क्या बन जाएगा, आयन। और आयन बनकर ये तुरंत कहां आएगा, सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो यहां से कॉपर जाकर डिस्चार्ज हो रहा है, और यहां से कॉपर आ जा रहा है, क्या ब्लू कलर सॉल्यूशन का फेड होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब ऊपर वाली रिएक्शन में देखो, कैथोड पर क्या मिल रहा था हमें, कॉपर मेटल रेडिश ब्राउन, और एनोड पर क्या मिल रही थी हमें, ऑक्सीजन गैस। यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर मेटल मिल रहा है कैथोड पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिल रही है। और एनोड टाइम के साथ में क्या होता जा रहा है, यहाँ पतला होता जा रहा है, और कैथोड कैसा होता जा रहा है, मोटा होता जा रहा है। कैथोड पर तो मेटल जाके डेपोजिट होगा तो कैथोड मोटा होता जाएगा, और एनोड क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और इसका कलर कभी भी फेड नहीं होता है, इट रिटेन्स इट कलर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आ गया भाई समझ में। सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, तो कैथोड पर वही रिएक्शन लिखोगे जो इनर्ट वाले में लिखी कि ये भैया 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu बनाएगा। और एनोड पर क्या लिखोगे, अब 4OH नेगेटिव की रिएक्शन नहीं लिखोगे, यहां पर कॉपर का मेटल अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और कॉपर के आयन का फॉर्मेशन करता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, काट दो, पूरी रिएक्शन ये लिखो, Cu+2 प्लस Cu गिव Cu प्लस Cu+2। तो जो रिएक्टेंट साइड है वही प्रोडक्ट साइड है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड करने से आपने देखा कितना बड़ा अंतर मिला। हाँ,
फिर से बताना, ये रिएक्शन नींद में आ गई हो बेटा, मैं लग रहा। ये जो कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड से लिए, डिस्चार्ज हुआ और कॉपर यहां पर जाकर जमा होने लगा। अब इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो एनोड से मांगेगा ना। एनोड ओएस से इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, खुद ही इसका एटम कॉपर का एक्टिव है, और कॉपर का आयन बन जाएगा, और आयन बनेगा तो ये आयन कहां पहुंचेगा, सॉल्यूशन में। तो देखो कैथोड पर क्या हुआ, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो देखो Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बनाया, Cu। एनोड पर क्या हुआ, Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और Cu+2 बनाया। तो देखिए Cu ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और क्या बनाया, Cu+2 बनाया। हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज ही होता है किसमें, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या है, जब हम किसी मेटल की रिफाइनिंग कर रहे हैं, उसमें से इम्प्योरिटी को बिल्कुल टोटल हटा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल इम्प्योरिटी को हटा रहे हैं। जैसे इम्प्योर हमने प्लेट ली कॉपर की, और उसे हमने किस पर लगा दिया, एनोड पर, और कैथोड पर हमने बिल्कुल सीडिंग कर दी। सीडिंग का मतलब क्या होता है, सीडिंग का मतलब होता है कॉपर के, प्योर कॉपर की बिल्कुल पतली सी प्लेट को हमने यहां पर लगा दिया, उसे कैथोड बना दिया, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, और जैसे ही इसे चालू किया तो सिर्फ कॉपर के एटम्स ही तो जाकर कैथोड पर लगेंगे, और बाकी जो इम्प्योरिटी होगी वो सब कहां पड़ जाएगी, नीचे। हमने कॉपर सल्फेट को क्यों डाला, ताकि कॉपर के आयंस इतने ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि अगर इससे भी नीचे वाला रिडक्शन वाला हो, रिडक्शन पोटेंशियल वाला हो, वो जाकर डिस्चार्ज ना हो। कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो जाकर डिस्चार्ज नहीं होगा, सिर्फ कॉपर ही कॉपर डिस्चार्ज यहां पर होगा। समझ गए। ठीक है, तो इसका और कहाँ यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी चीज पर परत चढ़ाना, और ये काहे के लिए करते हैं, डेकोरेशन पर्पज से भी के लिए भी करते हैं, और कोरोजन से बचाने के लिए भी हम करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इन दोनों में ही इसका यूज होता है। अब आपका आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसे कल देख लेते हैं अपन।